हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 13 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू टुडे इज IMAC प्रोजेक्ट गेन्स ट्रैक्शन एज PM होल्ड्स टॉक्स विद मैक्रो। जैसे कि हम सबको पता है, 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, द हिंदू में कोई ना कोई न्यूज आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को 2 कंट्रीज की विजिट पे गए। तो अपनी फॉरेन विजिट के पहले स्टेप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच गए फ्रांस। AI समिट में पार्टिसिपेट करना था, इसके अलावा एक बायलैटरल टॉक भी होनी थी। तो बायलैटरल टॉक्स की जब हम बात कर रहे थे कि इंडिया और फ्रांस, नरेंद्र मोदी और इनेमुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इनके बीच जब हम बायलैटरल टॉक्स की बात कर रहे थे, इशूज़ की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली राफेल फाइटर जेट जो हमें अपनी नेवी के लिए चाहिए, ये सब डिस्कस होगा। इसके अलावा स्टूडेंट के जो इंडियन स्टूडेंट फ्रांस में पढ़ने जाते हैं, इनके वीज़ाज, नंबर ऑफ़ वीज़ाज बढ़ाए जाए, इस पर बात होगी। इसके अलावा FDI वगैरह वगैरह बहुत सारे जो स्ट्रेटजिक इशू हैं इन पर बात होगी। बट आउट ऑफ द बॉक्स एक टॉपिक पे बात हुई, IMAC। और दोनों ही कंट्रीज ने बोला कि हम दोनों ही क्या है, IMAC को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और एक ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है। तो हम लोग मिलके काम करेंगे टू कंप्लीट द IMAC। IMAC क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। IMAC की अगर हम बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी को बोला जाता है IMAC। ठीक है। चाइना अपना एक ओबोर नाम का प्रोजेक्ट चला रहा है, वन बेल्ट वन रोड, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोला जाता है, जिसके थ्रू क्या करना चाहता है चाइना, पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं, उसको चाइना से कनेक्ट करना चाहता है, सो दैट कि पूरी दुनिया की जो मार्केट है उनको डोमिनेट कर पाए चाइना। तो इसी को काउंटर करने के लिए जो बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, USA है, इन्होंने इंडिया के साथ एनविजाक किया एक प्लान, IMAC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया चाइना कर रहा है, वैसे ही उसी थीम पर इसको बनाया जाएगा टू काउंटर चाइना। कब डिसीजन लिया गया ये? G20 की मीटिंग हुई थी इन 2023। कहाँ पे? इंडिया में। जब न्यू दिल्ली में G20 की मीटिंग हुई तो G20 में बहुत सारे जो कंट्री लाइक इंडिया हो गया, USA हो गया, फ्रांस हो गया, UK हो गया, ये कंट्री मिले और इन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया को कनेक्ट करेगा थ्रू UAE, सऊदी अरबिया और इजराइल होते हुए पूरे यूरोप से। ठीक है। एट द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन September 2023 एन MOU वॉज साइन टू डेवलप ए रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर। रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर होगा कनेक्टिंग इंडिया टू यूरोप बाया मिडिल ईस्ट बिटवीन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन। ये सारे कंट्रीज और यूनियन शामिल थे इस MOU में। ठीक है। द प्रपोज IMAC विल इन्वॉल्व, क्या क्या होगा इसमें? रेल कनेक्टिविटी, जो लैंड एरिया होगा वहाँ पे रेल कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। इसके अलावा शिपिंग लाइंस बनाई जाएंगी, जो कंट्रीज एक दूसरे से है ना डिस्टेंस होंगे थ्रू ओशन, तो उनके बीच में क्या बनाया जाएगा? शिपिंग लाइंस बनाई जाएंगी। हाई स्पीड डेटा केबल्स, ठीक है, एंड एनर्जी पाइपलाइंस। These will complement the existing maritime and road networks that will enhance movement of trade and services to transit to, from and between India, UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोप। ठीक है। बात करें इस रूट की तो देखो किस तरह से शुरू होगा ये रूट। ये मैप है IMAP का, इंडिया के मुंबई से शुरू होगा ये, और इंडिया के मुंबई को जोड़ा जाएगा UAE के थ्रू, UAE से किसके थ्रू? एक शिपिंग लेन के थ्रू, एक मैरीटाइम रूट बनाया जाएगा। ठीक है। पानी में ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन वगैरह बस वगैरह तो चलेंगी नहीं, ट्रक वगैरह तो चलेंगी नहीं, तो शिपिंग लाइन के थ्रू एक रूट बनाया जाएगा, मैरीटाइम रूट बनाया जाएगा, जो मुंबई को किससे जोड़ेगा? UAE से। देन UAE को जोड़ा जाएगा आपके सऊदी अरबिया, ये सऊदी अरबिया के किसके थ्रू? रेल कनेक्टिविटी के थ्रू। रेल कनेक्टिविटी के थ्रू। एंड सऊदी अरबिया को फिर जॉर्डन ले जाए, सऊदी अरबिया से ये जॉर्डन जाएगा, ये रूट है ना, जॉर्डन में रेल कनेक्टिविटी। एंड जॉर्डन से आपका इजराइल पहुंचेगा ये हाइफा थ्रू रेल कनेक्टिविटी। एंड
उसके बाद मेडिटेरेनियन शुरू हो जाता है, तो इजराइल के हाइफा से ग्रीस के पायरेसस तक, ठीक है, एक शिपिंग लेन के थ्रू जोड़ा जाएगा और उसके बाद रेल नेटवर्क के थ्रू पूरे यूरोप में फैला दिया जाएगा। इसके अलावा फिर एक शिपिंग लेन इसकी इटली भी निकल जाएगी और एक शिपिंग लेन यहाँ से फ्रांस भी निकल जाएगी। तो पूरे यूरोप के लिए बेनिफिशियल है ना। यूरोप इंडिया जैसे कि सबको पता है ना, क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग आई मैक में इतना, फ्रांस, इटली, ये सारे कंट्रीज क्यों इंटरेस्टेड है। देखो यूएस तो दूर बैठा है, ठीक है, यूएस को कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होने वाला है आई मैक से, बट हाँ इनडायरेक्ट फ़ायदा जरूर होने वाला है, क्योंकि जब आई मैक सक्सेसफुल होगा तो क्या होगा, रिजल्ट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है वो कमज़ोर होगा। तो चाइना का प्रोजेक्ट जब कमज़ोर होगा, वीकन होगा, तो यूएसए को तो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि चाइना इज़ अ मेन कंटेंडर ऑफ यूएस सुपर पावर स्टेटस। तो यूएसए को डायरेक्टली फ़ायदा नहीं होने वाला, बट जो फ्रांस हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनको एक डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज आई मैक इन सारे कंट्रीज़ को एक डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है टू द वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट। 160 करोड़ की पॉपुलेशन है, यानी कि मार्केट है, ये परचेजर हैं, ये कंज्यूमर हैं। तो एक यूरोप को पूरा का पूरा 160 करोड़ लोगों का एक बंच मिलेगा जिनके थ्रू वो ट्रेड कर पाएंगे, जिनसे वो ट्रेड कर पाएंगे। इसके अलावा इंडिया में मेक इन इंडिया चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, तो इंडिया को भी मार्केट में आउटरीच चाहिए। तो अपनी आउटरीच को बढ़ाने के लिए इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इंडिया को किसका एक्सेस मिलेगा, डायरेक्ट पूरे के पूरे यूरोप का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट का एक्सेस मिलने वाला है इसके थ्रू। तो चाहे यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, या फिर इंडिया हो, सबके लिए बिन बिन सिचुएशन पैदा करता है आपका आई मैक कॉरिडोर, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ था, जब इजराइल हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, है ना, 2023 में सितंबर में ये बैठक हुई, मीटिंग हुई G20 की, जिसमें ये डिसाइड हुआ IMAC बनेगा। बट अक्टूबर में ही क्या हुआ, 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक कर दिया किस पे, इजराइल पे। सो क्या हुआ एज ए रिजल्ट, तो गाजा स्ट्रिप में इजराइल ने बॉम्बिंग करना शुरू कर दी। तो जितने ये जो सऊदी अरबिया है, UAE है या जॉर्डन है, इन लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया। इसी वजह से क्या हो गया, जो IMAC है उस पर कोई काम नहीं बन पाया, क्योंकि देखो IMAC को कंप्लीट करना है तो UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन एंड इजराइल, इनको सेम पेज पे रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो गया है, सबको पता है। तो चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो रही हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट से ये बोला है कि भाई ये हाई टाइम है IMAC को कंप्लीट करने का। तो दोनों कंट्रीज़ ने क्या बोला है कि हम इस पर और तेज़ी से काम करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज इज़ फ्रॉम AI डेंजरस टूल, बी इट इन चाइनीज और अमेरिकन हैंड, सेज दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने AI पर कमेंट करते हुए कहा है कि भाई एक डेंजरस टूल है ये, ठीक है, और आगे चल के अभी भी ह्यूमन माइंड को क्या कर रहा है, ये एग्जॉस्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी डाटा प्राइवेसी को चैलेंज कर रहा है। इन फ्यूचर क्या करेगा, ये जो ह्यूमन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो चाहे वो चाइना अमेरिका का ओपन AI हो या फिर चाइना का DeepSeek AI हो, ये एक डेंजरस टूल है। किस पे सुनवाई कर रहा था, हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें बोला गया था कि जो चाइनीज DeepSeek है, एक नया AI बनाया है इन्होंने ChatGPT की तरह, इसको इंडिया में बैन करो, क्योंकि ये इंडिया में फ्री अवेलेबल है लोगों के लिए और लोग इसका जम के इस्तेमाल कर रहे हैं। बट क्या ऑन द अदर हैंड ये लोगों से क्या डिमांड कर रहा है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है, ठीक है, जो नियर फ्यूचर में क्या हो सकती है, हमारे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, ठीक है। Delhi High Court on Wednesday observed that artificial intelligence is a dangerous tool in anybody's hand, whether Chinese or American, ठीक है। Petition asks center to block access to DeepSeek, a Chinese AI chatbot providing services free of cost in India, ठीक है। तो ये कमेंट करते हुए उन्होंने बोला कि एक AI जो है ना, डेंजरस टूल है। The petitioner said DeepSeek AI is available for download on mobile phones and its terms of use and privacy policy fail to protect right to privacy of Indian citizens and comply with key provisions of the IT rules 2011 and Digital Personal Data Protection Act 2023, particularly with regard to data collection, disclosure and security। तो इस चीज़ को लेके कंसर्न रेज किया है। तो देखते हैं कितना सीरियसली लेती है। अभी तो खैर इसकी हियरिंग कोई पूरी नहीं हुई है, बट जिस वे में दिल्ली हाई कोर्ट ने AI के बारे में नेगेटिव कमेंट किया है,
हमें इन फ्यूचर दिल्ली हाई कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक ऑर्डर सुनने को मिल सकता है कि डीप सीक एआई को इंडिया में बैन करो, और इसी के लिए ये पिटीशन फाइल की गई है। चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर्स न्यू इमिग्रेशन बिल likely to have provisions denying entry for foreigners। अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है इमिग्रेशन को लेके, इलीगल इमिग्रेशन को लेके, क्योंकि यूएस ने हमारे बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया, और जिस वे में इंडियंस को डिपोर्ट किया गया वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सेमफुल था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रीवियस द हिंदू एनालिसिस में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारी सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको फटकार लगाई है कि हु स्टॉप यू, है ना, टू डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट। आपको कौन रोक रहा है? जब यूएस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? यूएस जो कि हमेशा क्या बात करता रहता है, ह्यूमन राइट की बात करता रहता है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये सब चीज़ें? तो इसी को लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अब लाने वाली है नया इमिग्रेशन बिल, क्योंकि पुराने इमिग्रेशन बिल 4 हैं कुल मिला के, एक बिल से रेगुलेट नहीं होता हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन, 4 बिल हैं। ठीक है, कौन कौन से बिल हैं ये? फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939। ये ब्रिटिश टाइम पे बनाए गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। दूसरा जो चौथा है द इमिग्रेशन एक्ट 2000। ठीक है, अब इन चारों, ये चारों एक्ट हैं, ठीक है, 3 अंग्रेजों के टाइम पे बने हुए हैं, एक हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया में बना हुआ है। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये चारों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, है ना, मतलब अगर पासपोर्ट बिल किसी चीज़ के लिए यस करता है तो दूसरा बिल उसी चीज़ के लिए नो कर देता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन इनके बीच में चलता रहता है। तो सरकार हो गई है इसी से परेशान। सरकार ने कहा कि डिपोर्टेशन तो बाद में होगा, पहले इमिग्रेशन लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है। तो पहले हम ये सारे एक बिल लेके आएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव बिल होगा जो इन चारों बिल्स को कवर करेगा, एक ही शॉट में इमिग्रेशन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। उसके बाद क्या होगा, इन बिलों को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, चाहे पासपोर्ट एक्ट हो, चाहे इमिग्रेशन एक्ट हो, या फिर हमारा जो नया एक्ट है इमिग्रेशन एक्ट, उसको, इनको सबको कैंसिल आउट कर देगा, ओवर पावर कर देगा, ओवर राइड कर देगा। उसके बाद हम डिपोर्टेशन शुरू करेंगे। और इसके बाद उन्होंने मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब जो फॉरेनर्स हैं, है ना, या फिर इलीगल इमिग्रेंट हैं, ठीक है, अगर सरकार किसी पर्सन को इलीगल इमिग्रेंट या फॉरेन नेशनल डिक्लेयर करती है, ठीक है, तो ये जिम्मेदारी अब सरकार के ऊपर नहीं होगी बल्कि उस पर्सन के ऊपर होगी जिसे फॉरेनर डिक्लेयर किया गया है या इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर किया गया है, कि वो प्रूव करे कि वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी फॉरेनर पे क्या है, इलीगली इंडिया में आने के लिए 5 साल तक की सज़ा, ठीक है, मिनिमम 5 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। द लेजिस्लेशन कुड प्रपोज imprisonment of 5 years or fine up to 5 lakh or both for entering India without valid document, using or distributing fraudulent travel document may invite punishment such as 2 years imprisonment which may be extended to 7 years। यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट बांटना, ये जो ब्रोकर होते हैं, है ना, डंकी जो लगवाते हैं, इनके लिए भी सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये है, देखते हैं जो फाइनल बिल है वो कैसा है और पार्लियामेंट में इसको लेके क्या डिबेट है, क्योंकि ये जस्ट अभी आने वाला है इसी सेशन में, बजट सेशन में। ठीक है, और बिल्कुल राइट टाइम है जब यूएस ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो यूएस हमें क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा, जबकि रिमेंबर जब हमने रोहिंग्याज को डिपोर्ट करने की कोशिश की थी तो कितना क्रिटिसिज्म इंडिया को झेलना पड़ा था। सो अब हम उस चीज़ से सेफ है कि भाई हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कम से कम अमेरिका तो उस पर क्रिटिसाइज नहीं करने जा रहा है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये बिल लाया जाए और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट और फॉरेनर्स हमारे लैंड पे रह रहे हैं इलीगली, उन सबको क्या किया जाए, डिपोर्ट किया जाए। तो देखना एक मास डिपोर्टेशन आपको इंडिया से भी दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज ऑफ द फ्री बीच पीपल डोंट वांट टू वर्क, है ना, कुछ देर नहीं हो गई। ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई। इनकी बेंच एक चीज़ पे सुनवाई कर रही थी, एक इसी से रिलेटेड मामले पे सुनवाई कर रही थी। ठीक है, अब ये तो बहुत दिनों से डिबेट हो रही है कि जो फ्री भी है वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये क्या करती है, लोगों को एक तरह से एकदम सिट आइडल कर देती है, मतलब चुपचाप बैठो एंड मतलब निकम्मा बना देती है बिल्कुल एक तरह से। तो
जैसे मनरेगा 2005 में जब मनरेगा पे डिस्कस हो रहा था कि कोई एक ऐसी स्कीम लाई जाए, तो जो यूपीए लेड गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की जो थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि कुछ पैसे हैं वो फ्री में दे दिए जाएंगे हर साल लोगों को। तो लोग क्या करेंगे, कांग्रेस को ही बाद में वोट दिया करेंगे। बट एज ए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उसको रजिस्ट किया, एज ए इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह ने उसे रजिस्ट किया कि नहीं, फ्री में पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। भले ही इन लोगों से गड्ढे खुदवाओ, पहले दिन गड्ढे खुदवाओ, दूसरे दिन गड्ढे भरवाओ, बट पैसे मिलेंगे काम करने के बदले, भले ही उस काम की कोई वैल्यू है या नहीं है। एंड मनरेगा स्टार्ट किया गया, और मनरेगा में लिटरली क्या किया गया है, अगर कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है तो डेवलपमेंटल वर्क पैदा किए जा रहे हैं कि अगर कोई सड़क बनानी है तो सड़क को उखाड़ के दोबारा से बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, बट काम के बदले ही पैसा दिया गया, ठीक है। सो उसी पे कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फ्री बीज हैं, ठीक है, ये आदमी को क्या बना देती है, ठीक है, निकम्मा बना देती है, काम नहीं करता है। और इसके ना फ्री बीज के टू वे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। पहला, जिस पर्सन को फ्री भी मिल रही है वो काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा तो इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो सेविंग नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर सेम फ्रीबी देनी पड़ेगी। तो एक फ्रीबी साइकिल बन जाती है अगर कोई गवर्नमेंट फ्रीबी देना शुरू कर देती है, ठीक है। और सेकंड वे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, फ्रीबी किसके पैसों से, सर जो टैक्स पेयर होते हैं उसके पैसे से, ठीक है, टैक्स पेयर के पैसे से फ्रीबी दी जाएंगी। अब मान लो कि अगर मुझसे पैसा लिया जा रहा है, मैं एज ए टैक्स पेयर मैं सरकार को पैसे देता हूँ, और मेरे पैसे, मुझे पता चलता है कि मेरे पैसे कुछ ऐसे लोगों में बांट दिए गए हम जो काम करना ही नहीं चाहते, तो मैं टैक्स बचाऊंगा या फिर टैक्स जमा करूंगा टाइम से, मैं तरीके निकालूंगा कि मैं टैक्स चोरी करूं, तो टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस फ्री बीज से सरकार को सिर्फ और सिर्फ क्या है, नुकसान ही नुकसान है। दिल्ली इसका बहुत प्राइम एग्जाम्पल है। दिल्ली में जो फ्री बीज का कल्चर पिछले 10 सालों में शुरू हुआ था, इसकी वजह से दिल्ली लॉस में चल रही है, लगभग 30,000 करोड़ के लॉस में चल रही है दिल्ली आज, ठीक है। और यही रीज़न है कि जिसको फ्री भी मिल गई है ना, वो काम क्यों करेगा, काम नहीं करेगा तो फिर टैक्स भी नहीं जमा करेगा, इनकम नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से देगा। सेम टैक्स पेयर भी क्या हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। तो इसी ट्रेडिशन को रोकने की बात करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है ट्रंप से। पुतिन ट्रंप होल्ड फोन कॉल एग्री टू मीट इन फ्यूचर। डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी है व्लादिमीर पुतिन से, रशिया के प्रेसिडेंट से, और इन्होंने बोला है कि अब यूएस और रशिया को ना मिलके काम करना चाहिए यूक्रेन के मुद्दे पे, क्योंकि एकदम क्लैरिटी दे दी है ट्रंप ने। सो अब रशिया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इनके साथ बात करने में। किस तरह की बातें हो रही हैं इनके बीच में, डेवलपमेंटल वर्क की बातें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, ठीक है। एंड ट्रंप के टाइम पे रशिया और यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बिकॉज जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट रशिया के एजेंडे को सूट करते हैं, ठीक है। बिकॉज कैसे, नेटो रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी नेटो की वजह से आज यूक्रेन में इन्वेजन चल रहा है। यूक्रेन में क्या चल रहा है, इन्वेजन चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो नेटो को ख़त्म करना चाहते हैं कि नेटो हमारे किस काम का, ये तो यूरोपियंस की जो यूरोपियन कंट्री हैं उनकी मदद के लिए बनाया गया था, ठीक है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो डोनाल्ड ट्रंप भी नेटो को पसंद नहीं करते हैं, और रशिया भी, यानी कि पुतिन भी नेटो को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ क्लियर कर दी पुतिन से, और वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनसे बोला कि देखो तुम 2014 वाली सिचुएशन चाहते हो ना, क्रीमिया यूक्रेन को मिल जाए, या फिर जो तुम्हारे लैंड अभी कब्जाए हैं वो तुम्हें वापस मिल जाए। तो वोलोदिमीर जेलेंस्की से क्लियरली कहा है कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो या तो आपको यहीं पे गिव अप करना पड़ेगा, या फिर आप पूरा का पूरा यूक्रेन हारोगे। तो कुल मिला के खुला वॉक ओवर दे दिया इनको। एंड इसका फ़ायदा मिलने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। गाजा स्ट्रिप पे अभी कार्रवाई शुरू होगी, उसको कब्जाने की कोशिश करेंगे। तो देखना वहाँ पे रशिया का जो स्टांस होगा बड़ा न्यूट्रल होगा, हल्के फुल्के बयान आ जाएंगे कि हाँ जी नहीं करना चाहिए था ऐसा, ठीक है। तो मतलब एक तरह से दोनों कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं इन्वेजन के मामले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चाइना सेज इट अपोज पॉलिटिसाइजिंग इशू इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी। हुआ क्या, अभी एआई एक्शन समिट हुई,
2025 कहाँ हुई है, कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अटेंड की, को चेयर कर रहे थे इसको। तो इसको अटेंड करने आए थे यूएसए की तरफ से वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, और इन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बट हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना वो अथॉरिटेरियन स्टेट के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। वांट दैट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वांट दैट अथॉरिटेरियन regimes were seeking to use artificial intelligence for increase कंट्रोल ओवर सिटीजन। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों के हाथ में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देंगे तो क्या करेंगे, ये कंट्रोल एस्टेब्लिश करेंगे और लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंट्रोल करने लगेंगे। तो दैट इज़ वाई जब एक जॉइंट स्टेटमेंट आया एआई समिट के बाद उसको साइन नहीं किया यूएसए ने कि हम एग्री नहीं करते हैं इससे, ठीक है, और यूएसए के साथ यूके ने, दो लोगों ने इसको साइन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये किस तरह के एआई की बात करता है, एक इथिकल एआई की बात करता है। और इथिकल का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कंट्रोल। चाइना जब पार्टिसिपेट करेगा तो उसको इथिकल के नाम पे क्या करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और क्या होगा, एआई को कंट्रोल करना मतलब सिटीजन्स को कंट्रोल करना। सो दैट इज़ वाई चाइना ने इस चीज़ का आउटरीच दिखाया है कि आप जो टेक्नोलॉजी से इशू रिलेटेड इशू हैं उनको पॉलिटिसाइज करना बंद करो, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है इससे। सो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं हम कल यानी कि 14 फरवरी के हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।